आज से 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू होने जा रहा है और पहले दिन 280 नवनिर्वाचित सांसद शपथ लेते नजर आएंगे। सबसे पहले पीएम बतौर सांसद शपथ लेंगे। कैबिनेट मंत्रियों समेत 280 एमपी शपथ लेंगे। 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा और 27 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित करती नजर आएंगी सदन को। 28 जून को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की जाएगी। तो ये पूरा शेड्यूल इस तरह से ही रहेगा। 10 दिन तक आपको बता दें लोकसभा का ये सत्र चलता नजर आएगा सदन का, और 280 सांसदों की अगर बात की जाए तो वो शपथ लेते नजर आएंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री बतौर सांसद शपथ लेंगे। कैबिनेट मंत्रियों की अगर बात की जाए तो कैबिनेट मंत्रियों समेत 280 एमपी शपथ लेंगे पहले दिन, और दूसरे दिन ये शपथ का दौर चलेगा, यानी जितने भी सांसद चुनकर आए हैं वो तमाम सांसद शपथ लेंगे सांसद के तौर पर। 26 जून को लोकसभा स्पीकर का भी चुनाव होना है तो इस पर भी नजर रहेगी। अमित तिवारी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, क्या कुछ खास रहने वाला है? किन नजरियों से ये सत्र बेहद खास होगा? देखिए विनय, खास तो बेहद रहने ही वाला है क्योंकि 18वीं जो लोकसभा है उसकी शुरुआत इस सत्र के जरिए ही होने जा रही है। और सबसे अहम बात है कि कल पहले जो जितने भी सांसद हैं उनका शपथ ग्रहण कार्यक्रम शुरू होने वाला है। 2 दिन तक यह कार्यक्रम चलेगा और जो मोदी कैबिनेट है उनके 58 जो लोकसभा के सदस्य इसमें शामिल हैं। देखिए तो इसमें जो सांसद लोकसभा के हैं उन्हें भी शपथ दिलाई जाएगी। और सबसे पहले प्रधानमंत्री शपथ लेंगे और उसके बाद रक्षा मंत्री, और वो वरिष्ठता के आधार पर उनको शपथ दिलाई जाएगी। और उसके बाद केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, और उसके बाद देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से उन बाकी सदस्यों को भी शपथ दिलवाई जाएगी। तो 280 जो शपथ ग्रहण है वो आज होगी और उसके बाद कल के लिए बाकी 264 जो लोग बचेंगे उन्हें कल शपथ दिलाई जाएगी। तो एक तरह से यह सत्र जो है खासा हंगामेदार रहने की इसलिए भी उम्मीद है। देखिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति को लेकर ही विवाद एक तरह से खड़ा हो गया, उसको लेकर भी आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिला है। दरअसल जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रोटेम स्पीकर जो नियुक्त किए गए हैं भर्तृहरि ओडिशा के कटक से वे सांसद हैं और 7वीं बार वे निर्वाचित हुए लगातार। तो ऐसे में उन्हें प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया, लेकिन उनको लेकर भी विवाद देखने को मिला। बावजूद इसके अब वही प्रोटेम स्पीकर का जो है वो दायित्व निभाएंगे और लोकसभा की कार्यवाही का संचालन जब तक नए स्पीकर की नियुक्ति नहीं हो जाती, निर्वाचन नहीं हो जाता, तो उसके बाद जो है तब तक वही कार्यभार संभालेंगे। जी विनय। और स्पीकर के तौर पर आपका अनुमान क्या कहता है? कौन सा चेहरा नजर आने वाला है? क्या हम एक बार फिर से ओम बिरला को ये जिम्मेदारी संभालते हुए देखेंगे? देखिए विनय, सबसे महत्वपूर्ण यह सवाल है कि आखिरकार स्पीकर इस बार कौन होगा, क्योंकि पिछली 2 बार की तरह देखें तो भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत था और वे अपने हिसाब से निर्णय ले रहे थे। लेकिन इस बार गठबंधन सहयोगियों को भी साथ लेकर चलना है, अपनी मनमर्जी नहीं की जा सकती, यह सभी समझते हैं कि एक पूर्ण बहुमत में और एक गठबंधन की सरकार में, यानी कि पहले भाजपा की सरकार थी अब एनडीए सरकार है, तो एनडीए सरकार के लिहाज से कई जो महत्वपूर्ण पद हैं, कई जो महत्वपूर्ण निर्णय हैं वो एनडीए सहयोगियों को साथ लेकर ही होने हैं। और ऐसे में देखिए स्पीकर का महत्वपूर्ण दायित्व है। तो ऐसे में पहले से ही जो तेलुगु देशम टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू चाहते हैं कि जो स्पीकर है वो स्पीकर का पद आंध्र प्रदेश के किसी व्यक्ति को मिले, यानी कि उनकी पार्टी के किसी सांसद को है जो स्पीकर बनाया जाए। लेकिन इसके लिए देखिए बीच का रास्ता क्या निकाला जाता है, क्योंकि जो चर्चा में नाम है ओम बिरला का नाम तो है ही अभी तक। उन्हें देखिए कोई कैबिनेट में भी कोई जगह अगर दी जाती तो वरिष्ठता के आधार पर उन्हें भी निश्चित रूप से बनाया जाता, लेकिन वे भी कतार में है स्पीकर के। और साथ साथ डी पुंडरीश्वरी जो आंध्र प्रदेश से ही आती है और वे भी 2004 से देखिए लगातार केंद्रीय राजनीति में सक्रिय है। और वे उन्हें भी इसलिए उनका नाम भी चर्चा में है क्योंकि वे एनटी रामाराव जो पूर्व मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के उनकी बेटी है और चंद्रबाबू नायडू की साली है। यानी कि उनका नाम इसलिए चर्चा में ज्यादा है कि चंद्रबाबू नायडू भी उनके नाम का विरोध नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि किसी मौके पर जब एनटी रामाराव की सत्ता का पलटा गया था, उन्हें हटाया गया सत्ता से, उस समय एनटी रामाराव की बेटी डी पुंडरीक ने ही चंद्रबाबू नायडू की मदद की थी, उन्हें समर्थन दिया था। तो ऐसे में ऐसा लगता है कि डी पुंडरीक का नाम आएगा तो निश्चित रूप से चंद्रबाबू नायडू भी उनका समर्थन करेंगे और एक तरह से यह पहली बाजी जो है वो भाजपा यहाँ जीतने का काम करेंगी। और सबसे महत्वपूर्ण है कि डी पुंडरीक का कद भी बड़ा है और 2 बार वे राज्य मंत्री के रूप में भी काम कर चुकी हैं केंद्र में। हालांकि वो अलग बात है कि वो मनमोहन सिंह सरकार में राज्य मंत्री थी, बाद में 2014 में भाजपा में आ गई, तो उनका भी कद बड़ा है और उन्हें भी साउथ की, देखिए दक्षिण भारत की, उन्हें सुषमा स्वराज के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसे में उनका एक बड़ा कद है। तो निश्चित रूप से कौन सामने आएगा, कौन सा चेहरा आएगा। और एक और भी बात है कि इस बार जो डिप्टी स्पीकर उपाध्यक्ष बनाने की जो पद्धति रही है, प्रणाली रही है, हाँ। तो वो पहले 2019 से 24 तक नहीं देखने को मिली। उस समय नहीं बनाया गया था विपक्ष की ओर से जो डिप्टी स्पीकर। तो इस बार हो सकता है कि डिप्टी स्पीकर का भी जो चयन होगा, तो निश्चित रूप से पहले स्पीकर का चयन, उसके बाद डिप्टी स्पीकर का। तो इस तरह की परंपरा जो पहले रही थी वो इस बार भी रहेगी और विपक्ष से ही बनाए जाने की कोशिश रहती है डिप्टी स्पीकर। तो इस बार विपक्ष की भी इस मामले में लॉटरी लग सकती है। जी। और अमित जी, एक सवाल और मैं आपसे लेना चाह रहा था कि इस बार समीकरण पूरी तरह से बदल गए हैं। आपने भी बताया कि पिछली 2 बार की तुलना में इस बार देखें तो पूरी तरह से तस्वीर सदन के अंदर की बदल जाएगी। तो इस बार आपको क्या लगता है, क्या हम जो हंगामा पहले देखते थे तो वहां पर जो हंगामा था, और इस बार अगर हम देखेंगे जो मुद्दे उठाए जाएंगे विपक्ष की तरफ से, तो उन दोनों चीजों में क्या हम तस्वीर अलग देखेंगे? देखिए विनय, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो लोकतंत्र में संख्या बल जो है वो सिरों की गिनती होती है। तो निश्चित रूप से इस बार जो है वो लोकसभा की तस्वीर जो है वो अलग तरह की है। एक तो जो पूर्ण बहुमत की सरकार, प्रचंड बहुमत की सरकार होना, और एक सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार बनाना। तो ऐसे में महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए भी सहयोगियों पर आश्रित होना पड़ता है। और दूसरा जो मजबूत विपक्ष, देखिए पिछले बार की तुलना में देखें तो पिछली बार तो कोई विपक्ष का नेता भी नहीं बना पाई। कांग्रेस के पास विपक्ष के नेता का भी जो दायित्व नहीं मिला उन्हें, क्योंकि उनके पास संख्या बल ही कम था। उस लिहाज से जो संख्या बल चाहिए विपक्ष के नेता के लिए 10% का, वो उनके पास नहीं था, उनके सदस्य नहीं थे। इस बार सदस्य भी हैं और कांग्रेस देखिए 99 पर आकर रुकी है और वे विपक्ष का एक मजबूत नेता जो है वो भी बनाया जाएगा निश्चित रूप से। तो ऐसे में तमाम मुद्दे, और हाल ही में देखिए नीट परीक्षा का मामला है, कई परीक्षाओं के रद्द होने का मामला है, उसमें गड़बड़ियों की बातें सामने आई है, मुद्दे कई हैं। और निश्चित रूप से जो यह सत्र जो है वो जो शुरुआती जो औपचारिकताएं जो निभानी है, शपथ ग्रहण की औपचारिकताएं 2 दिन वो चलेंगी, उसके बाद स्पीकर के पद का चयन होगा और फिर राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा, संयुक्त सदन को वे संबोधित करेंगी। उसके बाद जो है वो सत्र निश्चित रूप से हंगामेदार रहने वाला है और कई ऐसे मुद्दे देश में हैं जिनको लेकर विपक्ष हंगामा मचाएगा। और संख्या बल के लिहाज से इस बार वे मजबूती के साथ 236 के स्तर पर खड़े हैं। तो निश्चित रूप से लोकतंत्र की एक सुखद तस्वीर भी ऐसी होती है कि जब विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ही इस प्रकार के रहते हों और टकराव जो है वो कई मौकों पर यहाँ संसद में इस बार देखने को मिलेगा। पहले की तरह जो है बिल्कुल आसानी से संसद चलाई जा सकेगी, ऐसा नहीं हो पाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अमित जी इस बातचीत के लिए, इस जानकारी के लिए। तो वाकई में इस बार जो सत्र होगा वो पूरी तरह से अलग नजर आएगा। इस बार समीकरण भी काफी बदल चुके हैं, पिछली बार की तुलना में इस बार विपक्ष थोड़ा ज्यादा मजबूत है। तो कई चीजें हैं जो देखने वाली रहेंगी सदन के अंदर।